बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। नावल की तारीख में आज हम देखेंगे प्रेमचंद को। प्रेमचंद ने तबका अशराफिया, औरतों की नफ्सियात, मिसाली रवैयों और किसानों के मामलात को जिस खूबसूरती से पेश किया है वो अपने आप में एक तारीख भी है और फिक्शन की दुनिया के लिए मिसाल भी है। प्रेमचंद का ज़माना भी एक ऐसा ज़माना था जिसमें उथल पुथल की सूरत हाल थी। जद्दोजहद आज़ादी का ज़माना था। गांधीयाई फ़िक्र पर लोग तवज्जो दे रहे थे। माशी नुक्ता नज़र से इश्तराकियत का गलबा था। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में एक इनकलाब की कैफियत थी। सुर्ख इनकलाब, इश्तराकियत का गलबा, हिंदुस्तान में जदोजहद आज़ादी, अंग्रेज़ों का गुरूर, इन सब हालात को सामने रखते हुए प्रेमचंद ने अपनी तख्लीक को एक सिमत अता की। इस सूरत हाल में प्रेमचंद ने इश्तहाल अंगेज़ी को अपने यहाँ जगह नहीं दी। 20वीं सदी की इब्तिदा से अपने नावल और अफसानों की शुरुआत कर दी। पहली दहाई से ही वो मुसलसल लिख रहे थे। ये उनके नावल हैं असरार माबद और वो आवाज़ खल्क रसाला में शाया। इस नावल में कर्ज, औरत की बेवगी, मंदिर में पुजारियों की हरदर्मी जैसे इस्लाही मामलात को बेहतर तरीके से पेश किया। दूसरा नावल हम खरमाओ हम सवाब जो 1907 में हिंदुस्तान पब्लिशिंग हाउसिंग ने शाया किया था। तीसरा नावल रूठी रानी था। और फिर उनके नावलों में जलवाए सार, बाजार हुस्न, गोशा आफियत, चौगान हस्ती, पर्दा मिजाज, निर्मला, गबन, मैदान अमल, गौदान, अलग तरतीब शाये हुए। इसके बाद इनका नावल मंगलसूत्र के चंद सफ़ात हिंदी में शाया हुए। प्रेमचंद ने इन नावलों में इस्लाहात, गांधीयाई नज़रियात और मेयारी रवैयों को पेश किया। प्रेमचंद का यहाँ मज़ाहमती तेवर ज़रूर है, ताहम इसका अक्स बहुत धुंधला। प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा है उसकी अहमियत आज के माशरे में मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अहद में तहजीबी मतालात की अहमियत दो चंद हो गई है। हर फर्द कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहा है और नई नई तहजीबों से आगाह होना अपने लिए बाइस एजाज़ समझता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जैसे फ़नकारों के यहाँ जो तहजीबी मुरक्कशी की गई है उसकी अहमियत मौजूदा ज़माने में दोबारा होने वाली है। मौजूदा अहद में हिंदुस्तानी अदब को टटोलने और नए सिरे से पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है, तो इस सूरत हाल में प्रेमचंद की अजमत बढ़ेगी और उनके आदर्श के रवैयों में जो तहजीबी अलाइम मौजूद हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जाएगी। प्रेमचंद के उसलूब सादगी है, वो हक़ाइक़ को पेश करना इनका मिशन था। यही वजह कि उनके यहाँ फ़कत तख़य्युलाती मामलात नहीं है, बल्कि उन्होंने समाजी मामलात को एक अलग रुख देने की कोशिश की है। प्रेमचंद ने जिस तरह किसानों की कस्म पुरसी को पेश किया है वो एक फ़लसफ़ा भी बन गया है और हक़ाइक़ की दस्तावेज़ भी। प्रोफेसर कमर रईस ने लिखा है, प्रेमचंद के नावल अपने अहद के उन हमागीर और नौ बनो तगय्युरात की तारीख हैं। इस अहद की समाजी घुटन, सियासी इसतराब और इक़्तिसादी बदखली की जीती जागती तस्वीर है। अब आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा कि आगे कोटेशन में क्या है। अब हम चलते हैं अगले नावल निगार की तरफ। लंदन की एक रात जिन्होंने लिखा है वो है सज्जाद ज़हीर। उनके नावल और नावलट के हवाले से बहुत बातें की गई, ताहम ख़त्मी तौर पर इसे नावल ही तस्लीम किया गया। इसके अलावा इसे तरक्की पसंद नावलों में भी अहम मकाम है। ये वो नावल है जिसमें शऊर की रो का इस्तेमाल कामयाबी से किया गया है। इन तमाम बातों के अलावा इस बात का एतराफ़ किया जाना चाहिए कि सज्जाद ज़हीर को इस नावल की इतनी मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने जिस अंदाज से मुकदमे में आजिज़ी का मुज़ाहरा किया है उससे अंदाज़ा होता है कि सज्जाद ज़हीर इसे बहुत कामयाब तसव्वुर नहीं करते थे, मगर वो तरक्की पसंदी का अहद था और इसके हीरो सज्जाद ज़हीर थे। ज़ाहिर ऐसे मौके से उनके नावल की पज़ीराई ज़रूरी होगी और ऐसा हुआ भी। इस नावल पर मज़ीद गुफ्तगू है, एक छोटा सा इक़्तिबास है। सज्जाद ज़हीर ने दुनिया की दूसरी ज़बानों के अदब का मुतालिबा किया था, इसलिए उनके यहाँ तोसी है। अगर सज्जाद ज़हीर इस नावल को ठहर कर लिखते और जो तकनीक उन्होंने इस्तेमाल की है उसको वसी कैनवस पर उभारते तो इस नावल की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती, मगर उन्होंने एक रात को एक रात रखने की कोशिश की। यही वजह है कि ये नावल मुनफरिद होने के बावजूद महदूद है। इसमें बहुत सी गुंजाइश थी कि वो किरदारों को उभारते, नया रंग देकर पेश करते। बावजूद इसके नावल का मरकज़ी किरदार नईम उभर कर सामने आया। प्रोफेसर अनवर पाशा लिखते हैं, प्रोफेसर अनवर साहब की आगे कोटेशन है ये, तो सब कुछ वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है। इस यहाँ तक काफ़ी है ये कोटेशन। हम अगली नावल निगार की बात करते हैं और इसमत चुगताई। उनके यहाँ मतवसत मुस्लिम घराने का मामला इंतहाई वाज़ेह तौर पर सामने आता है। उन्होंने मुस्लिम मसाइल को इज्तिमाई नफ्सियात के तौर पर पेश किया है। इसमत चुगताई ने जिस बोल्ड ज़बान और बोल्ड मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने अपने समाज को मद्देनज़र रखते हुए इन खराफी कैफियत से दो चार होकर अपने मौज़ूआत मुंतखब किए हैं। खुसूसन उनका किरदारों का मामला भी इंतहाई शानदार है। इसमत चुगताई के नावलों की कामयाबी और इनकी अहमियत का असल राज उनकी दिलकश और शीरी ज़ुबान है। उनकी ज़बान में जो नफासत और काट और धार है वो बहुत से फ़िक्शन निगारों के यहाँ नहीं मिलती है। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात के लिए अपनी नपीतुली ज़बान का इंतखाब किया। यही वजह है कि उनकी ज़बान के तनाज़ुर में भी मुनफरिद नज़र आती हैं। मजनू गोरखपुरी एक जगह लिखते हैं, इसमत को एक ख़ास जवार और एक ख़ास तबका की ज़बान पर इल्हामी कुदरत हासिल है। ऐसी बेतकान ज़बान मुश्किल ही से किसी को नसीब हो सकती है। वो अल्फाज और फ़िक्रों के गोया तरारे भरती हैं। इसमें चुगताई को औरतों की नफ्सियात और उनकी ज़ुबान पर कामिल उबूर था। यही वजह है कि जब वो औरतों की ज़ुबान में बोलती हैं तो एक अनोखी फ़िज़ा सामने आ जाती है। वो इलाकाई ज़बान के इस्तेमाल में भी कुदरत रखती हैं। वो औरतों के मखसूस मुहावरात, रोज़मर्रा और लबो लहजा पर मुकम्मल दस्तरस रखती हैं। ये इसमत चुगताई का ख़ास हुनर है। उन्होंने अपनी इस हुनरमंदी से अपनी तख्लीक़ात को इंतहाई दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। अगर इसमत चुगताई के इक़्तिबासात अलग से कहीं रख दिए जाएँ तो वो अपने मुनफरिद उसलूब की वजह से भीड़ में भी पहचान लिए जाएंगे।
ان کے ناولوں کو دیکھا جائے تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عصمت چغتائی نے اپنی زندگی کے احوال کو بھی شامل کیا ہے۔ گویا اس دور کے ناولوں میں تخلیل نفسی کا معاملہ بھی خوبصورت انداز میں برتا جانے لگا تھا، تاہم نفسیاتی تنقید کی شروعات بعد میں ہوئی ہے، اس لیے عصمت کی تخلیقات کا نفسیاتی مطالعہ نہیں کیا گیا۔ عصمت چغتائی نے کہا کہ میں نے لکھنے کے لیے کتاب زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اس میں سچائی ہے، تاہم یہ کہا جانا چاہیے کہ زندگی کی کتاب میں ان کی اپنی زندگی کی کتاب بھی انتہائی اہم ہے۔ اپنی زندگی کی اس کتاب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ٹیڑھی لکیر میں ان کی زندگی بہت واضح ہے۔ تعلیمی سلسلہ اور دیگر معاملات کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے۔